नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 सेमेस्टर 2 का चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अर्थात क्या है? तो ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? एकात्मता भावना और गौरव की भावना होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने को की भावना भी होनी चाहिए। यानी कि बच्चों जब आवश्यकता यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें राष्ट्र के प्रति तन यानी कि शरीर यानी कि मन अपने संपूर्ण रूप से मन भी यही काम में लगना चाहिए और उसके साथ धन न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ऐसी भावना हमारे मन में भी होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर इसी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद विकसित हुए। तो बच्चों भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व कब विकसित हुए? तो इसी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए थे। आधुनिक राष्ट्रीयवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिला है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम यूरोप में आधुनिक राष्ट्रीयवाद का सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिला था। कौन से देश में देखने को मिला था? ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आप लाइन कर सकते हो। नव जागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रीयवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि बच्चों नव जागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति और इटली और जर्मनी को एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रीयवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका बचाई थी। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश स्वरूप में संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से में धीरे धीरे क्या हुआ था? परिवर्तन आने लगा था। तो बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीयवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क में परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दृष्टिकोण में धीरे धीरे क्या होने लगा था? परिवर्तन। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व उत्पन्न हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज चाहिए। यानी कि हमारे ही देश में हमारा ही राज्य और उसका अर्थात कि हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। यह विचार देश के शिक्षित बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलाया गया। यानी कि ब्रिटिश शासन का जब क्या था? राज्य चल रहा था, उसका शासन था, तब हमारे देश में शिक्षित बुद्धिशाली जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के समय फैला गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। यानी कि देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होने लगी। ऐसी राष्ट्रीयवाद की भावना पैदा करने में तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। तो यानी बच्चों हम ये भारत का राष्ट्रीयवाद का चैप्टर है, उसमें राष्ट्रीयवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों जो है उसका अध्ययन यानी कि हमें अभ्यास करना है। तो बच्चों हम देखेंगे कि राजनीतिक अंग्रेजों के शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे बड़े या रजवाड़ों में बढ़ चुका था। अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों की पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों थे। तो बच्चों राजनीति में हम देखेंगे कि अंग्रेजों शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों को किया गया था पराजित यानी कि हार दे दी थी। भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान
व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं रहा था। ऐसे अनेक कारण से अंग्रेज शासन के मामले में विरोध शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यह विरोध क्या बनता गया, प्रबल बनता गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कंगाल बना दिया। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल का भारत के बाजार में बेचते थे। यानी कि बच्चों, हम आर्थिक में देखेंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कैसे क्या बना दिया था, कंगाल, यानी कि बर्बाद कर दिया था। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वही तैयार हुआ माल भारत लेके आते थे और दुगनी कीमत से माल बेच देते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था। यानी कि बच्चों देखिए तो इंग्लैंड से भारत जाने वाला तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था, बल्कि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक था। यानी कि जबकि भारत में देखे तो तैयार माल पर अधिक कम कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक से अधिक क्या हो गया, अधिक महंगा पड़ा था। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न तैयार माल चीज वस्तुओं भारत में कम कीमत पर बेचा जा सकता था। यानी कि इंग्लैंड में जो उत्पन्न यानी कि तैयार किया गया जो चीज वस्तुएं थे वो भारत में कम कीमत में बेचा जा रहा था। इस स्पर्धा में भारत के हस्त उद्योग और अन्य उद्योग टिक नहीं पाए। इसके कारण देखें तो स्पर्धा में भारत के हस्त उद्योग यानी कि हाथों की बनावट के उद्योग यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां और अन्य उद्योग के धंधे अंग्रेज सरकार के सामने टिक नहीं पाए। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग बेकार हो गया। इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है तो कई कारीगर वर्ग थे वो बेकार हो चुके थे। भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने को अंग्रेजी नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। तो बच्चों हम देखेंगे कि वाहन और संदेशा व्यवहार भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक अधिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उससे देश को लोगों का लाभ हुआ। यानी कि भारत में रेलवे, तार, टपाल, डाक, जमीन तथा जन व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उसके देश के लोगों का लाभ हुआ। इन साधनों के तेजी से विकास करने से विशाल देश के मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। यानी कि इन साधनों के जैसे ही क्या होती है, तेजी होती है, उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, विकास करने वाला देश के मनुष्य एक दूसरे के नजीक यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आए। कारीगर वर्ग और व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। यानी कि कारीगर वर्ग था और व्यापारी वर्ग अपना धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। तो इसी तरह एक दूसरे तो संपर्क में आए, तभी तो एक दूसरे को जानने लगे। उनके बीच विचारों के आदान प्रदान होने लगा, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बातचीत तो करते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या क्या होता है, जाति, कौम और प्रदेश तथा भेदभाव धीरे धीरे कम होने लगे। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजना को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफलता हुई। यानी कि राष्ट्रीय नेता उनके
उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्णों में फैलाने में सफल हुए। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू हो गया था, जिससे स्वराज्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों, हम देखेंगे कि उनका संपर्क धीरे धीरे बढ़ने से जाति को प्रदेश के भेदभाव दूर होने लगे और राष्ट्रीय नेता उनके विचार और उनकी योजना की प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफलता मिली। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व धीरे धीरे शुरू हो गया, जिससे स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों, हम देखेंगे शिक्षा और साहित्य। भारतीय राष्ट्रीय के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा क्या रहा था? योगदान। इस शिक्षा के कारण पश्चिमी की विचारधारा के दरवाजे खुल गए। विश्व का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में था, यानी कि विश्व का अधिकतर साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो बच्चों, आप ये वाली लाइन कर सकते हो, हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी है, तो अंग्रेजों की योगदान से ही हम क्या कर सके? अंग्रेजी सीख सके। विश्व के प्रवाह से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इसका कारण में अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई। तो बच्चों, हम देखते हैं कि आत्मश्रद्धा बढ़ी और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगी। तो इसी कारण हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से हमें क्या मिली है? देश के प्रति प्रेरणा जागृत हुई और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सभी भारत के उज्जवल भविष्य की धीरे धीरे कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषा के उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गद्य आदि लिखे जाने लगे। तो बच्चों, देखें तो देश की प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखने लगे। इन साहित्यों ने राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया था। तो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तमान पत्र। तो आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं वर्तमान पत्र। 3.1 में वर्तमान पत्र का योगदान देख सकते हैं। तो बच्चों, वर्तमान पत्र यानी कि हमारे यहाँ रोज सुबह अपने घर पे भी आता होगा। इसे क्या कहते हैं? छापू। गुजराती में क्या कहते हैं? छापू, न्यूज़पेपर, यानी कि वर्तमान पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल, मुंबई, मद्रास, दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना का जागृत किया था। तो बच्चों, हम देखें कि राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी? तो वर्तमान पत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों ने राष्ट्रीय भावना का जागृत किया था। तो बच्चों, हम आगे देखेंगे कि भारत की भव्य विरासत। तो हम देखेंगे कि भारत की भव्य विरासत कैसी है। पश्चात पुरातत्वविद कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई का कार्य करवाया। यानी कि पाश्चात्य पश्चिमी काल में देखें तो पुरातत्वविद कौन थे? ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो। एलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई करवाने का कार्य करवाया था। भारतीय संस्कृति को गौरव गाथा के उनके अवशेषों को खोज की। यानी कि भारतीय संस्कृति गौरव गाथा के अनेक अवशेषों क्या मिले थे? खुदाई काम करते वक्त मिले थे। भगवान लाल इंद्रजीत जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत देश की संस्कृति की भव्यता में परिचित करवाने वाला कौन था? तो
भगवान लाल इंद्रजीत, तो आप लाइन कर सकते हो। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति विरासत से संबंधित खोजे कि पश्चिमी यानी कि पुराने जमाने में विद्वानों और भारतीय संस्कृति विरासत से संबंधित खोजे की थी। भारत के विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए, भारत के कई विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए थे। पुस्तकें भी लिखी गई, साथ साथ में पुस्तक भी लिखे गए थे। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मिता जागृत हुई। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। भारतीय महासभा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में ऊपर के तत्व तथा कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी योगदान रहा था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की थी। तो बच्चे हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना ने ऊपर के तत्व तथा कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी योगदान रहा था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की गई है। तो इतना जानिए में देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा से पहले की प्रादेशिक संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, कोलकाता, और हाल ही में जो कोलकाता है वही मद्रास नेटिव सभा, वही कहाँ पर आई हुई है? चेन्नई। इसे क्या कहते हैं? मद्रास भी कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन वो कहाँ पर आया हुआ है? कोलकाता, और हाल ही में इसे क्या कहा जाता है? कोलकाता। बॉम्बे एसोसिएशन वो कहीं पे आया हुआ है? मुंबई। सार्वजनिक सभा कहाँ पे आया हुआ है? पूना। तो बच्चों इतना जानिए मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय महासभा से पहले थी प्रादेशिक संगठन जो है ये सब आपको याद रखने हैं। तो बच्चों हम देखें ये यहाँ पर 3.2 की तस्वीरें है। ए ओ यूम की तस्वीर यहाँ दी गई है, आप चित्र में देख सकते हो। सर एलन ऑक्टेवियम होम, यानी कि उसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? AO नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी को विश्वास हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं, यानी कि AO नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे और उन्हें पूर्णपणे क्या हुआ था? विश्वास हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिखाई दे रहा है उतना सुरक्षित है नहीं। उनका विचार था कि जनता के असंतोष को कम नहीं किया गया तो ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं फिर से घट सकती है। यानी कि AO को क्या लग रहा था? तो बच्चों हमारा जो देश है, साम्राज्य है, वो ऊपर से जितना सुरक्षित दिखाई दे रहा है वो अंदर से उतना सुरक्षित नहीं है। तो उससे पहले ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होगा? ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम जैसी घटनाएं फिर से बन सकती है, यानी कि फिर से हो सकती है। इस जन आक्रोश को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का विचार किया। तो बच्चों ये जो जन आक्रोश था, जन आक्रोश को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्था की स्थापना की थी। तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन को समझाया और वाइसरॉय डफरिन को भी उन्हें समझाया। निवृत्त अधिकारी के विचार की वाइसरॉय का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी कि निवृत्त अधिकारी कौन थे? AO और अन्य साथीदार भी थे, तो उनके विचारों को वाइसरॉय का भी समर्थन प्राप्त हुआ। AO के प्रयत्नों से दिसंबर 1885 में महासभा की स्थापना मुंबई में की गई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1885 के दिन व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में उनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 3.3 व्योमचंद्र बनर्जी की तस्वीर है। AO के प्रयत्नों से यानी कि प्रयास करने से दिसंबर 1885 में महासभा की स्थापना मुंबई में की गई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1885 के दिन व्योमचंद्र बनर्जी को अध्यक्षता में उनका प्रथम अधिवेशन हुआ था।
उसमें भारत के अलग अलग प्रदेशों में से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यानी कि जो भी अधिवेशन मिला था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो 72। उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, टी तेलंगन, दिनसा बादशाह आदि मुख्य व्यक्ति थे। तो बच्चों, हम ये जो अधिवेशन भरा था उस अधिवेशन में कौन कौन से नेताओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि हाजिर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, टी तेलंगन, दिनसा बादशाह आदि मुख्य व्यक्ति थे। देश की अनेक समस्याओं पर विचार हुए, यानी कि हमारे देश की ही नहीं लेकिन दूसरे देश की भी चर्चा की गई थी। तो बच्चों, हम देख सकते हैं 3.4 में भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कहाँ मिला था बच्चों, तो मुंबई में, वो भी 1885 में। तो बच्चों, ये वाली आप तस्वीर देख सकते हो, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और किस साल में, तो 1885 में। तो बच्चों, हम आगे देखेंगे कि इतना जानिए अधिवेशन, स्थल, प्रमुख, वर्ष, यानी कि सदस्य कितने थे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ भरा गया था, कोलकाता में। उसके नेता कौन थे, प्रमुख दादा भाई नौरोजी, और 1886 का वर्ष था और सदस्य कितने थे, 432। तीसरा कौन सा स्थल था, मद्रास। इतना जानिए में प्रमुख कितने थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी, वर्ष कौन सा था, 1887, और सदस्य कितने थे, 607 थे। तो बच्चों, आपको ये सब याद रखना है, आप लाइन कर सकते हो। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही कब तक हुई थी, तो बच्चों 1885 से 1905 तक के बीच में हुई थी। सभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही कैसी थी, संवैधानिक, यानी कि महासभा के आरंभिक यानी कि प्रथम से शुरू की गई कार्यवाही कैसी थी, संवैधानिक। महासभा ने सरकार के समक्ष राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी। तो बच्चों, इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी थी। तो बच्चों, महासभा की शुरुआत कब हुई थी, संवैधानिक कहा जाती है। महासभा ने सरकार के समक्ष राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों को अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, स्वीकार नहीं किया था, उसकी अवगणना की थी। इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी दी थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक प्रमाण में लेने, यानी कि सरकारी नौकरियां जो है उसमें क्या रखा गया था, भेदभाव रखा जाता था। अंग्रेजों को ज़्यादा नौकरी मिलती थी और भारतीय हिंदुओं थे, उन्हें ज़्यादातर गवर्नमेंट की जॉब मिलती नहीं थी। अन्य विभागों में होने वाले खर्च को कम करने, यानी कि अन्य विभागों में ज़्यादातर खर्च किया जाता था, उससे खर्च कम करवा दिया जाए। किसानों को कर्ज में छूट दिया जाए, यानी कि किसानों को कर्ज जो भरना होता है इसमें क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गृह उद्योगों को प्रभावी बनाने जैसी मांग रखी गई थी, यानी कि गृह उद्योगों को प्रभावी बनाने के जैसी मांगे भी रखी गई थी। महासभा द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी में संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा धारासभा को जिम्मेदार बनाना। तो बच्चों, महासभा द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें कितने 50% चुने हुए सदस्यों रखना पड़ता था और उस व्यक्तियों से कार्यकारिणी में संभव हो इतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा और धारासभा को जिम्मेदार बनाना, ऐसा प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए
नियंत्रण को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाणी स्वातंत्र्य प्रदान करने वाले कानून पारित किए थे। महासभा ने शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागरूक करके इसमें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। उससे भविष्य के स्वाधीनता संघर्ष के लिए योग्य नेता प्राप्त हुए थे। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल कहा जाता है इसे। तो फूट डालो और प्रशासन करो। भारतीय और राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत में ही अंग्रेज शासन उसके प्रति सहानुभूति रख रहे थे, परंतु थोड़े समय के बाद वे इसका विरोध करने लगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना होने के बाद शुरुआत में ही अंग्रेज शासकों उसके प्रति क्या करने लगे, सहानुभूति रखने लगे, परंतु थोड़े ही समय के बाद इनका विरोध होने लगा। कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे, यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन मिलता था तब शुरू में देखे तो अंग्रेजों उस सभा में हाजिर रहते थे। बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि बाद में कांग्रेसों ने क्या किया था, जो अंग्रेजों का अधिवेशन भारतीय अधिवेशन में धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया था। गवर्नर जनरल कर्जन ने राष्ट्रीय विरोधी कितने ही कदम उठाए, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था, कर्जन, तो उसने राष्ट्रीय विरोधी कितने ही कदम उठाए और भारत के लोकमत को अवगणना करने लगे। यानी कि कर्जन क्या करते हैं, भारत के लोकमत को अवगणना, जनगणना, जन यानी कि लोगों, गणना यानी कि उसका समूह, जनगणना के क्या करने लगे। कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इसी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बच्चों हम देखेंगे कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो कौन सा आएगा बच्चों, तो कर्जन। और कौन से साल में, तो इसी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो बच्चों हम देखेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल कैसा था, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत। उसमें बिहार और ओडिशा यानी कि उड़ीसा के कहते हैं कि कितने ही भागों का समावेश होता था। तो उसमें ये जो प्रांत है बंगाल का, उसमें बिहार उड़ीसा के कितने भागों का समावेश हुआ था। उसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक थी। तो बच्चों बंगाल की आबादी कितनी थी, 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक, यानी कि ज़्यादा थी। इतने बड़े प्रांत का संचालन करना क्या हो रहा था, कठिन यानी कि मुश्किल हो रहा था। उसका विभाजन करना आवश्यक था, क्योंकि प्रांत कैसा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए एक इंसान कर नहीं सकता, संचालन नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका विभाजन करना आवश्यक था। फिर भी उसे प्रांतों में से बिहार और उड़ीसा को प्रदेश अलग करके बदले मुस्लिम बाहुल वाले पूर्व बंगाल को उसमें क्या किया था, अलग कर दिया गया। बंगाल उस समय बहुत जागृत प्रांत था, यानी कि बंगाल उस समय देखे तो कैसा था, अलग करके मुस्लिम बाहु वाले पूर्ण बंगाल को उसमें से अलग कर दिया गया था। बंगाल उस समय बहुत बड़ा जागृत प्रांत कहला गया था। वाइसरॉय कर्जन मुस्लिम बहुत इलाके को अलग करके हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता पैदा करके बड़ी रही राष्ट्रीय जागृति को कमजोर कर देना चाहता था। राष्ट्रीय नेता और लोग सरकार के इरादे को समझ गए और उन्होंने इन विभाजन का उग्र विरोध किया था। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि बंग आंदोलन 3.5 में आप तस्वीर देख सकते हो। बंग का आंदोलन, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल की एकता को तोड़ने वाले इस विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के कार्यक्रम संपन्न हुए। असंख्य पत्रिकाएं बटी गई। इन आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंदमठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन गया।
पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अभूतपूर्व लहर दौड़ गई थी। तो बच्चों हम देखेंगे कि बंगाल का एकता को तोड़ने के लिए, विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और कार्यक्रम संपन्न हुए। असंख्य पत्रिकाएं छपी गई, बांटी गई। इन आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन चुका है। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अभूतपूर्व लड़ाई की लहर दौड़ गई। जिस दिन विभाजन का अमल शुरू हुआ वह दिन बंगाल में शोक दिन के रूप में मनाया गया था। तो बच्चों जिस दिन विभाजन का क्या हुआ था, अमल शुरू हुआ था, तब उस दिन को बंगाल में शोक दिन के रूप में मनाया गया था। पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई थी, यानी कि पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई थी। रविंद्रनाथ ठाकुर का सलाह से इन दिनों को एकता दिन के रूप में मनाया जाता था। तो बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह यानी कि प्रेरणा से देखें तो इन दिन को एकता दिन के रूप में भी मनाया जाता था। तो बच्चों हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग के आंदोलन को उग्र और व्यापक बनाने का निश्चय किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण थे। इन आंदोलन के कितने लक्षण थे? 3। 1. स्वदेशी माल का व्यापार करना, दूसरा विदेशी माल का बहिष्कार करना और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। तो बच्चों आपको ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण कौन कौन से थे। तो कौन कौन से आएंगे बच्चों? 1. स्वदेशी माल का व्यापार करना, दूसरा विदेशी माल का बहिष्कार करना, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। बच्चों लाइन कर सकते हो। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बंगाल के लोगों ने आंदोलन चलाया था। इन आंदोलन समिति की रचना की गई थी, यानी कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बंगाल के लोगों ने क्या किया था? आंदोलन चलाए थे। इन आंदोलन समिति की रचना की थी। उससे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के अग्रणी नेता थे। कांग्रेस से कौन कौन से नेता अग्रगण्य थे? तो बच्चों कौन कौन से आएंगे? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे अग्रगण्य नेता थे। विदेशी कपड़े और अन्य चीज वस्तु का बहिष्कार करके स्वदेशी चीज वस्तु का उपयोग करने के लिए लोगों ने आग्रह किया, यानी कि विदेशी जो कपड़े हैं, विदेश में बने हुए कपड़े हमारे यहाँ आते हैं, तो ये चीज वस्तु हमें क्या नहीं करनी है? खरीदनी नहीं है और उसका इसी तरह बहिष्कार करना है। और स्वदेशी यानी कि हमारे देश में बनी हुई चीज वस्तु ही हमें उपयोग करनी है। स्वदेशी चीज वस्तुओं का लगभग लोगों को समझाया गया। वर्तमान पत्रों में लेख छापे, सभा रखी, आम सभा और लोकगीत के द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार किया गया था। तो कैसे किस तरह वर्तमान पत्र में लेख देकर, सभा चलाकर और आम सभा और लोकगीतों के द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार किया गया था। स्वदेशी चीज वस्तुओं बनाने वाले कारखाने शुरू किए गए। इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, नमक, चीनी, फूड, जूते यानी कि सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात कम हो गया और भारत में बने हुए कपड़े व अन्य चीज वस्तुओं विक्रय धीरे धीरे बढ़ने लगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत में अन्य प्रांतों में फैला हुआ था। तो बच्चों हम देखेंगे कि स्वदेशी चीज वस्तुओं का क्या करना था? स्वदेशी चीज वस्तु ये हमें खरीदनी थी, ऐसा समझाया गया। और वर्तमान पत्रों में लेख दिए गए, सभा रखी गई, आम सभा रखी गई और लोकगीतों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया था। स्वदेशी चीज वस्तु बनाने के लिए कारखाने शुरू किए गए। इंग्लैंड में आयात होने वाले कपड़े, नमक, चीनी, बूट, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात धीरे धीरे कम होने लगा। भारत में बने हुए कपड़े हमें और चीज वस्तु बनी हुई हमें बेचनी है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रांतों में धीरे धीरे फैलता गया। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार के
साथ जुड़े हुए 1905 के इस आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा। बंग आंदोलन में विद्यार्थियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी कि बंग का आंदोलन जब हुआ था तब सभी विद्यार्थियों ने, जो रुचि रखते हैं वो सब विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया था। इसीलिए विद्यार्थियों को समूह दंड करने से लेकर उन्हें विद्यालय कॉलेज से निकाल देने तक का कदम उठाया था। यानी कि इसमें जो भी विद्यार्थियों क्या कर रहे थे, सामूहिक जो भी भाग ले रहे थे उस विद्यार्थी को दंड भी मिला था। उन्हें विद्यालय में से क्या करवा दिया था? विद्यालय और कॉलेज में से निकाल दिया गया था। परिणाम स्वरूप वैकल्पिक शिक्षा के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किए। तो इसके परिणाम क्या हुआ था? जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए वैकल्पिक विद्यालय की शुरुआत की गई थी। बंगाल में इसी सन 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्या भवन और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। तो बच्चों, बंगाल में इसी सन आप लाइन कर सकते हो 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए थे, क्योंकि बच्चे उसमें पढ़ सके, पढ़ाई कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसी सन 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती की शुरुआत की थी। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी साल में शांति निकेतन ने विश्व भारती को शुरुआत की थी? तो 1901 में। अंग्रेज सरकार बंग आंदोलन को तोड़ सकने में असफल रही, यानी कि अंग्रेज सरकार बंग का आंदोलन की जो शुरुआत हुई है उसे तोड़ने में असफल रही। अंत में इसी सन 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल की विभाजन रद्द करना पड़ा। यानी कि बच्चों, अंग्रेज सरकार को इसी सन 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। बंगाल की प्रजा का शांति और अहिंसक मार्ग से प्राप्त हुई वह यादगार एक ऐतिहासिक विजय थी। तो बच्चों, हम देखें कि बंगाल की प्रजा का शांति और अहिंसक मार्ग से प्राप्ति हुई वह एक यादगार क्या था? ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, हम देखेंगे गरम दल का उदय। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नेता संवैधानिक मार्ग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने अपने समय के अनुसार नरम मार्ग अपनाया था। तो बच्चों, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नेता कैसे थे? संवैधानिक मार्ग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने अपने समय के अनुसार नरम मार्ग अपनाया था, यानी कि उन्होंने अपने समय के अनुसार देखे तो नरम मार्ग अपनाया था। इसीलिए वे नरम दल के रूप में पहचाने जाते थे। इसीलिए क्या कहते थे? नरम दल के नेता। नरम दल के नेताओं ने हिंद के सुरक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करके मजबूत राष्ट्रीय चेतना के लिए पूर्व भूमिका तैयार कर दी थी। यानी कि नरम दल के जो नेताओं थे उन्होंने हिंदी को सुरक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करके मजबूत राष्ट्रीय चेतना के लिए पूर्व भूमिका तैयार कर ली थी। उन्होंने स्वशासन, समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा में बीजारोपण कर दिया था। यानी कि ये नरम दल के नेता थे। उन्होंने लोगों को स्वशासन, समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा में बीजारोपण यानी कि जागृति फैला दी थी। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप जागते हुए भारत के युवा वर्ग कैसे थे? उत्साही, आक्रामक और आत्मविश्वास से पूर्ण थे। उन्हें अब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति को अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यानी कि उस समय जो विद्यार्थियों थे और उन्हें अब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति को अपनाने की आवश्यकता धीरे धीरे लगने लगी थी। तो बच्चों, ये देख सकते हो आप नरम दल के नेता पहले कौन है? दादा भाई नौरोजी। 3.60 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 3.8 में
गोपाल कृष्ण गोखले की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बच्चों, तो लाइन कर सकते हो। ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नरम दल के नेताओं के मत के विरुद्ध लाल बाल और पाल की त्रिपुटी से पहचाने जाने वाले लाला लाजपत राय पंजाब बंगाल, तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल जैसे नेताओं ने स्वराज को इनाम के रूप में नहीं परंतु अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। वे सक्रिय आंदोलन में विश्वास रखने वाले उग्र व्यवहार से होने के कारण वे गरम दल के स्वरूप में पहचाने गए। तो बच्चों, नरम दल के नेताओं के मत के विरुद्ध कौन सी त्रिपुटी आई थी? लाल बाल और पाल की त्रिपुटी के पहचाने जाने वाले लाला लाजपत राय, वो कहाँ के थे? पंजाब के। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। और बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? बंगाल जैसे नेताओं ने स्वराज को इनाम के रूप में नहीं परंतु अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। वे सक्रिय आंदोलन में विश्वास रखने वाले उग्र व्यवहार के होने के कारण वो गरम दल के रूप में पहचाने गए थे। तो बच्चों, हम देखेंगे गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक 1856 से 1920 तक का उसका समय रहा है। 3.9 में लोकमान्य तिलक के रूप में प्रसिद्ध हुए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के मुख्य नेता थे। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है, इन्होंने एक मूल मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसके हम प्राप्त करके ही रहेंगे। तो लोकमान्य तिलक ने कौन सा सूत्र दिया था? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। लाइन कर सकते हो बच्चों। इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती उत्सव मनाना शुरू किया था, यानी कि लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती का उत्सव मनाना शुरू किया। हाँ, इन्होंने मराठी भाषा में कौन कौन से पुस्तकें लिखे थे? किताबें लिखे थे। केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम के 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव था। इसी सन 1916 में होम रूल आंदोलन में उन्हें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय का समय कौन सा रहा है? 1856 से 1928। 3 देश में आप लाला लाजपत राय की तस्वीर देख सकते हो। लाला लाजपत राय एवं उसे क्या कहते हैं? शेर-ए-पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। शेर-ए-पंजाब के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? लाला लाजपत राय। इन्होंने दी पंजाबी और दी पीपुल जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे। इसी सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। पुलिस को लाठियों का प्रहार हुआ, तब उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कोल बन जाएगा। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ेगा। वहाँ ही उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि पुलिस की लाठियों को प्रहार धीरे धीरे लाला लाजपत राय से हुआ। तब इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियाँ पड़ी है वह ब्रिटिश सरकार साम्राज्य ताबूत में कॉल बन जाएगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो बच्चों, हम देखेंगे बिपिन चंद्र पाल, उसका समय कौन सा है? 1858-1932 तक का समय है। लाल बाल और पाल की त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। शुरुआत में ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। तो बच्चों, हम देखेंगे अंग्रेज सरकार इन पर नए युवकों को हिंसक मार्ग ले जाने का आरोप लगाया था। तो ये प्रचंड आंदोलन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का पक्षधर भी थे। तो बच्चों, अंग्रेज सरकार इन पर नए युवकों को हिंसक मार्ग पर ले जाने का आरोप लगाया था और प्रचंड आंदोलन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के पक्षधर में थे। तो बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। अंग्रेजों ने, ये याद रखना है आपको, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से
फैलाव हुआ था, तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया था। भारत में मुस्लिमों को एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। यानी कि बच्चों देखे तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राजनीति और राज्य करों की नीति अपनाई। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से फैलाव होने लगा, तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया था। भारत में मुस्लिमों को एक समूह को समझाने में अंग्रेजों सफल रहे। परिणाम स्वरूप इसी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो ईस्वी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इन संस्था की स्थापना में धार्मिक प्रमुख आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो और उनके व्यक्तिगत मंत्री कौन थे, डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि होम रूल आंदोलन 3.12 की आप तस्वीर देख सकते हो। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो बच्चों इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। यानी कि लोकमान्य जो तिलक है उसने कौन सा मंत्र दिया था, तो बच्चों हमने आगे पढ़ा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों में भी लेख लिखा था, भाषण दिए थे, इसी तरह लोकमत को जागृत किया था। इस समय में तिलक को लोकमान्य के रूप में सम्मानित किया गया था। इस समय के अनुसार ही परिणाम स्वरूप तिलक को लोकमान्य तिलक के रूप में पहचाने गए थे। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। यानी कि एनी बेसेंट ने मद्रास में कौन सी स्थापना की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना की इसी सन 16 में। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य संवैधानिक मार्ग से होकर होम रूल उत्तरदायित्व राजतंत्र प्राप्त करने का ही था। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिकी कॉमनवेल्थ और दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया में लेख लिखे। एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार को इनके जवाबदार राजतंत्र और गृह राज्य शीघ्र ही देने का अनुरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया। अंग्रेज सरकार एनी बेसेंट के इन आंदोलन से चौंक गई। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट का गिरफ्तार कर दिया। इन्होंने अटकमंड में नजरकैद रख लिया गया था। एनी बेसेंट को मुक्त करवाने के लिए देश में सभा और जुलूस के द्वारा जगह जगह विरोध प्रकट किया जाने लगा और अंत में अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ देने के लिए विवश हो गई। यानी कि गृह राज्य शीघ्र ही देने का अनुरोध किया था। अंग्रेज और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन को समर्थन यानी कि सपोर्ट करते थे। अंग्रेज सरकार एनी बेसेंट के इस आंदोलन से क्या होने लगे थे, चौंक उठे थे, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अकड़मंद में नजरकैद ही रखा गया। एनी बेसेंट को मुक्त कराने के लिए देश में क्या हुआ था, ठेठ ठेठ सभा और जुलूस भी निकाले गए थे। जगह जगह विरोध प्रकट किया जाने लगा और अंत में अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ देना पड़ा। तो लखनऊ समझौता हम देखेंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। इसी सन 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मुंबई में अधिवेशन आयोजित किया। यानी कि इसी सन कांग्रेस और मुस्लिम ने एक साथ कब अधिवेशन का आयोजित किया, तो इसी सन 1915 में वो कहाँ पर भराया था, मुंबई में। एक वर्ष के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लोगों का वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया था। यानी कि एक साल खत्म होने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया था। लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक उपस्थित रहे थे। यानी कि लखनऊ में जो
अधिवेशन मिला था उसमें लोकमान्य तिलक उपस्थित यानी कि हाजिर रहे थे। इसी सन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के लोग हुए अलग थे, यानी कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के लोग हुए अलग थे। वे अब तक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नेताओं ने इसी सन 1916 में लखनऊ में समझौता किया। उन समझौतों को लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ करार कहा जाता है के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन समझौतों के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक पक्ष के रूप में राष्ट्र के हित को महत्व दिया, जिससे स्वराज्य आंदोलन का बल भी मिला। तो बच्चों हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो बच्चों आप तस्वीर देख सकते हो आज़ाद हिंद फौज की तस्वीर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा यानी कि उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती। पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस था। बचपन से ही वे क्या थे? तीव्र बुद्धि प्रतिभा वाले रहे थे। इसी सन 1920 में लंदन में ICA की परीक्षा में चौथे नंबर से पास हुए थे। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ पढ़ाई की थी? तो इसी सन 1920 में लंदन में IAS की परीक्षा में चौथे नंबर में उत्तीर्ण हुए थे। भारत में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। जैसे ही वो भारत आते ही कि तुरंत ही कांग्रेस महासभा में सम्मिलित हो गए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 11 बार राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े गए, यानी कि सुभाष चंद्र को अंग्रेज सरकार ने कितनी बार पकड़ लिया था? तो 11 बार वो जेल जा चुके थे। इसी सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद इसी सन 1939 में त्रिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। उनके मतभेदों के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद के त्याग पत्र दे दिया था, यानी कि वो जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है कि तुरंत आते हैं, तब उन्होंने अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। उसके बाद इसी सन 1939 में त्रिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद का त्याग दे दिया था। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना की। तो बच्चों आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना किसने की थी? कब? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आप लाइन कर सकते हो। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक ने युद्ध विरोधी प्रचार शुरू कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को सरकार ने इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। उनके ही मकान में नजर के रखा गया था। 17 जनवरी 1941 की मध्यरात्रि को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार के नजरकैद में से भाग निकले। वे वेश परिवर्तन करके पेशावर, काबुल और तो बच्चों यहाँ पे 3:13 में आप सुभाष चंद्र की तस्वीर देख सकते हो। 17 जनवरी 1941 की मध्यरात्रि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार के नजरकैद में से क्या हुए थे? भाग निकले थे। वो वेश परिधान यानी कि कपड़े बदलकर वो पेशावर, काबुल और मास्को होते हुए बर्लिन पहुंची गए। बर्लिन पहुंचकर रेडियो प्रवचन दिया, जिससे अंग्रेज सरकार चौंक गई। वहां से वे सुमात्रा होते हुए कहाँ गए थे? जापान। तो आज़ाद हिंद फौज के नेता के पद पर तो अंग्रेज सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की शरण में आए हुए थे। भारतीय सैनिकों में से आज़ाद हिंद फौज की रचना की। जापान सरकार तथा रास बिहारी बोस के बीच मतभेद होते ही मान सिंह को त्याग पत्र दे देना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज का भविष्य थोड़े समय के लिए अनिश्चित बन गया था, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का भविष्य क्या हो गया था? डामाडोल, यानी कि भविष्य निश्चित नहीं था। बोस बिहारी सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 के
आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेताओं के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की गई। सभी अधिकार उन्हें सौंप दिया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। उन्हें नेताजी का प्यारा नाम दिया गया। नेताजी ने फौज को चलो दिल्ली का नारा दिया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेताजी ने कौन सा सूत्र दिया था, तो चलो दिल्ली का नारा। इन्होंने भारत को जय हिंद का भी मंत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का प्रवास करके वहां के भारतीयों के पास से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वस्व बलिदान कर देने की मांग की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सूत्र के द्वारा आज़ादी के लिए आह्वान किया था। तो बच्चों 3.14 में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के साथी के चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्चों हम देखेंगे अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार आर्ची हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। तो बच्चों ये वाला आप लाइन कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च नेता के रूप में पद संभाला और अंतरिम सरकार ने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही देखें। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की काम चलाऊ सरकार ने सर्वोच्च नेता बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनः आयोजन किया गया था। इन्होंने सैनिकों को सघन प्रशिक्षण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अलग अलग सैनिक टुकड़ी बना ली। तो आज़ाद हिंद फौज ने भारत की पूर्वी सीमा आरंकार और इम्फाल में कई विजय प्राप्त किए थे। इसके बाद आपूर्ति की भयंकर कमी और तेज बरसात के कारण फौज के पीछे हटना पड़ा। जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया। जापान पराजित हुआ। युद्ध की परिस्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का कोई भविष्य नहीं रहा। 4000 सैनिकों की मृत्यु हुई और 25,000 सैनिक कैद कर लिए गए थे। तो बच्चों हम देखेंगे कि नेता की प्रतिज्ञा थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। यानी कि नेताजी की प्रतिज्ञा कौन सी थी कि गुलाम हिंदुस्तान में मैं कभी पैर रखूंगा नहीं। नेताजी रंगून और बेकाबू छोड़कर विमान मार्ग से आगे बढ़े। जापान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फार्मासा में ताइपेइन हवाई अड्डे से विमान उड़ा। तुरंत ही उसमें आग लग गई। नेताजी बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों देखें तो नेताजी की प्रतिज्ञा थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में कभी पैर नहीं रखूंगा। नेताजी रंगून होकर बैंकॉक छोड़कर विमान मार्ग से आगे बढ़ते हैं। जापान द्वारा की गई घोषणा यानी कि जापान द्वारा बताई गई घोषणा के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फार्मासा के ताइपेइन हवाई अड्डे से विमान उड़ता है। उड़ने के बाद तुरंत ही उसमें आग लगती है। आग लगने के बाद नेताजी पूरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, पूर्ण होता है। स्वाध्याय आपको 1 से 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखे। 1 से कितने दिए गए हैं? 11। और प्रश्न 3, मुझे पहचानिए। प्रश्न 4, उचित जोड़े बनाइए। यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको आपका स्वाध्याय लिखना है और एग्जाम के लिए 1 से 5 प्रश्न की तैयारी करनी है। थैंक यू।